देखो सेक्शन 9B और 45(4) कैपिटल गेन्स में थोड़े से अटपटे सेक्शंस हैं, लेकिन समझते हैं क्या है। ये हो गया 9B और ये हो गया 45(4). 9B मुझे क्या कहता है कि भाई अगर डिसोल्यूशन एंड रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे फर्म एओपी बीओआई क्या कर रही है, कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने पार्टनर या मेंबर को, तो 9B के अंदर उस फर्म एओपी और बीआई को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स पे टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल आता है ये रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कि भाई वन ऑफ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, एक पार्टनर छोड़ के चला गया या फिर एक नया पार्टनर आया या फिर सारे पार्टनर्स कंटिन्यू विद चेंज इन पीएसआर, इसको अपन क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन। अच्छा अब देखो, रिजोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे अगर फर्म एओपी बीओआई क्या करिए, कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो सरकार कहती है कि हम कैपिटल गेन्स निकालेंगे। कैपिटल गेन्स निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात यह है, हम सेल कंसिडरेशन लेते हैं। हम क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन लेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। अब सवाल आता है कि भाई मैंने जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं डिसोल्यूशन रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे, मैं सेल कंसिडरेशन क्या मानूं। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं आपको। आप जो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी आपने एसेट पार्टनर या मेंबर को दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ो, वो आपकी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन। तो देखो क्या दे रखा है, सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ रिसीट बाय द पार्टनर मेंबर। तो जिस दिन पार्टनर मेंबर उस एसेट को रिसीव कर रहा है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो, ये तो हो गई सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता ही होगी, फर्म या फिर एओपी बीवाई ने जो एक्वायर करी थी, जो एसेट को एक्वायर करा था, वही उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो सेल कंसिडरेशन पता चल गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता चल गई। लॉन्ग टर्म में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपको जो है कैपिटल गेन्स निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या देखा है, कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्म एओपी बीवाई ऑन डिसोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन। अच्छा कैपिटल गेन्स टैक्सेबल कब होंगे, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ द फर्म और एओपी बीवाई इन द ईयर ऑफ रिसीट बाय द पार्टनर मेंबर। पार्टनर मेंबर ने जिस साल उसको रिसीव करा उस साल बेसिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्सेबल हो जाएंगे। कैपिटल गेन्स टैक्सेबल करने के लिए अपन ने ये देखा कि भाई आपकी जो सेल कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लेना ऑन द रेट ऑफ रिसीट बाय पार्टनर मेंबर। अच्छा ध्यान रखना, डिसोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे आपको एसेट बांटने हैं। अगर आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा है, अगर आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा है तो वो 9B के अंदर टैक्सेबल नहीं है। एसेट अगर आपने क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ही 9B के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको, फर्म एओपी और बीवाई को। अच्छा अगर कोई एसेट जो फर्म एओपी बीवाई ने पार्टनर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करी है, अगर वो उसकी क्या है, एसआईटी है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है टैक्स पीजीपी हेड के अंदर लगेगा। आपने जो है क्या करा है, एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, सेल कंसिडरेशन हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू जो है आपकी सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी और पीएनएल के क्रेडिट में उसको क्या कर देना, पीएनएल में जो है उसको क्रेडिट कर देना। तो अगर एसआईटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फर्म एओपी बीवाई ऑन द डिसोल्यूशन एंड रिकंस्टिट्यूशन टू पार्टनर मेंबर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसआईटी ऑन द डेट ऑफ रिसीट इज टैक्सेबल अंडर पीजीपी। तो सिंपल क्या करोगे, पीजीपी में उसको अपनी इनकम बना लोगे, सेल दिखा दोगे, ठीक है। तो 9B आपको समझ में आ गया होगा। 9B कब लगता है, देखो 9B लगता है डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे। तो आगे देखोगे आप, मैंने एक लिख भी रखा है कि जो 9B है, 9B कब लगता है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो 9B लगेगा, डिसोल्यूशन हो रहा है तो भी 9B लगेगा। एग्जाम्पल देखें। अच्छा एग्जाम्पल से पहले अपन 45(4) कर लेते हैं। सेक्शन 45(4) क्या कहता है, आप देखना। सेक्शन 45(4) मुझे क्या बोलता है कि भाई अगर क्या हुआ है, अगर रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, अगर रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म एओपी बीआई को 9B के अलावा 45(4) के अंदर वापस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो 9B के अलावा 45(4) में उसको क्या करना पड़ेगा, वापस कैपिटल देने पड़ेंगे। अब देखो 45(4) क्या कहता है, 45(4) मुझे ये बताता है, ये कब एप्लीकेबल है पहले वो देख लो। एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन इन एडिशन टू 9B। 9B के अलावा अपन को जो है 45(4) में भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स कौन पे करेगा, फर्म एओपी बीवाई, अपन इसको शॉर्ट में स्पेसिफाइड एंटिटी कहेंगे। अच्छा 45(4) में किस तरह से टैक्स पे करना है वो देखना। 45(4) में बेसिकली किस तरह से टैक्स पे करना है वो अपन देखते हैं। टैक्सेबल कब होगा, इन द ईयर इन विच द मनी या कैपिटल एसेट वाज रिसीव्ड बाय द पार्टनर मेंबर, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन, वही चीज जिस साल वो रिसीव कर रहा है उस साल क्या करना पड़ेगा, फर्म एओपी बीवाई यानी स्पेसिफाइड एंटिटी को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। 9B के अंदर उसने कैपिटल गेन्स निकाला, कैपिटल गेन्स निकालने का तरीका देख लिया, क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 45(4) में वापस क्या करेगी फर्म एओपी बीवाई यानी स्पेसिफाइड एंटिटी टैक्स पे करेगी, तो वापस कैपिटल गेन्स निकालने हैं। अच्छा कैपिटल गेन्स निकालने का तरीका क्या होता है, कैपिटल गेन्स निकालने का तरीका होता है सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा अब सरकार ये कहती है, अब सरकार क्या कहती है कि अब सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, अब सेल कंसिडरेशन आपको ये लेना है कि आपने जो भी पार्टनर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, जो भी पैसा दिया है वो आपका हो जाएगा सेल कंसिडरेशन। तो देखो मनी रिसीव बाय द पार्टनर एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट रिसीव बाय द पार्टनर, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। तो इधर मैं लिख देता हूँ मनी रिसीव्ड प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट रिसीव, ये हो जाएगी सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे हम पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जाएगा पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अकाउंट। तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि भाई रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, पार्टनर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर पार्टनर को क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, 9B तो ऊपर लगेगा ही, आपने जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट करा है उसमें तो 9B लगेगा ही। 45(4) में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा 45(4) में जो है टैक्स निकालेंगे पार्टनर का, हम टैक्स निकालेंगे पार्टनर का, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। अच्छा पार्टनर कैसे टैक्स निकालेगा, पार्टनर ये देखेगा कि भाई देखो उसका बैलेंस अकाउंट इतना था, उसका कैपिटल बैलेंस अकाउंट इतना था, इसके बदले में जो है उसको क्या मिल रहा है, इसके बदले में उसको जो है मनी और फेयर मार्केट वैल्यू मिली है। तो फॉर एग्जांपल पार्टनर ने कैपिटल अकाउंट लगा रखा था 1 लाख रुपए का,
तो 1 लाख रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो 1 लाख उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। उसके बदले में उसको मिल क्या रहा है, एसेट मिल रहा है और मनी मिल रही है। तो सरकार ने कहा पार्टनर के हाथ में हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड जो पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन के हाथ में कैपिटल गेन्स निकालेंगे, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स फर्म पे करेगी। अच्छा, कैपिटल गेन्स कैसे निकलेंगे, मैंने आपको बताया। डील कंसिडरेशन क्या होगी, जो उसको पैसा मिला है प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसका जो है कैपिटल बैलेंस अकाउंट। इतनी बात समझ में आ गई। तो कैपिटल गेन्स निकालना अपने को आ गया। अब देखो सरकार ये कहती है कि भाई अगर कैपिटल गेन्स नेगेटिव आया, अगर कैपिटल गेन्स क्या है, नेगेटिव आया, तो फिर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर कैपिटल गेन्स नेगेटिव आया तो फर्म को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको आप क्या करोगे, जीरो ट्रीट करोगे, इग्नोर करोगे। अच्छा, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, देखो बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट का मतलब सरकार ने क्या बताया, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट का मतलब सरकार ने ये बताया कि जो भी उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, जो भी उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो तो रहेगा ही, उसके अलावा अब मुझे एक चीज बताओ, फर्म ने क्या करा है, एक एसेट ट्रांसफर करिए पार्टनर को। तो अपन इनकम टैक्स की बात नहीं करें, अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सेल दिखाओगे ना, एसेट की क्या दिखाओगे, सेल दिखाओगे, ये दिखाओगे कि भाई एसेट मैंने बेची है। क्या दिखाओगे, एसेट मैंने क्या करिए, बेची है। कितने पे बेची है, फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे कि भाई मैंने ये एसेट को बेचा है कितने पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचा है। अच्छा, बुक्स में उसकी वो आ रही होगी, बुक वैल्यू आ रही होगी, एसेट की बुक वैल्यू आ रही होगी, डब्ल्यूडीवी आ रही होगी। तो आप क्या करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट में से बुक डब्ल्यूडीवी लेस करोगे। ठीक है, प्लस 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 आपका जो 9B के अंदर कैप गेन्स हुआ है वो आपने क्या करा होगा, उस कैप गेन्स पे टैक्स पे करा होगा। तो टैक्स ऑन कैप गेन्स निकाल दोगे। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट किसको गई है, पार्टनर को गई है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रॉफिट निकालते हो ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट निकला, कैसे निकालोगे, एसेट कितने पे बेची, उसकी कॉस्ट क्या थी, माइनस जो आपने इस कैपिटल अकाउंट, इस जो कैप गेन्स निकला था इनकम टैक्स में, उस पर टैक्स पे करा होगा, तो वो लेस हो जाएगा। तो बुक्स में अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ, बुक्स में अल्टीमेटली बुक प्रॉफिट कितना हुआ ऑन द सेल, ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू द स्पेसिफाइड पर्सन। अच्छा, ये जो बुक प्रॉफिट है ना, ये जो बुक प्रॉफिट आया इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फिर जो बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो क्या माना जाएगा, वो बेसिकली माना जाएगा क्या, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपन कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस में अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा, जो एसेट आपने ट्रांसफर करी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका प्रॉफिट निकलता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट निकलता है, एक इनकम टैक्स में, एक इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉफिट निकलता है। इनकम टैक्स में किस तरह से प्रॉफिट निकलता है, अगर आप एसेट ट्रांसफर करते हो, वो अपना कैपिटल गेन वाला चैप्टर अपने को बताता है। राइट, तो अपन ने क्या करा, बुक्स में देखा कि भाई जो बुक्स में जो मैंने एसेट ट्रांसफर करी है, तो मेरा बुक प्रॉफिट कितना है। तो बुक प्रॉफिट कैसा आएगा कि भाई मैंने एसेट ट्रांसफर करी थी 100 रुपये की, ठीक है, एसेट ट्रांसफर करी थी 100 रुपये की, मेरा कॉस्ट आ रहा था फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये, और मैंने इनकम टैक्स एक्ट में जो ये एसेट है उस पर अज्यूम करो कि भाई 20 रुपये का मैंने टैक्स पे करा है। मेरी बुक्स में कितना प्रॉफिट हुआ, बुक्स में प्रॉफिट हुआ 70 रुपये का। इस 70 रुपये के प्रॉफिट को मैं पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस 70 रुपये के प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा वो इस बुक प्रॉफिट से बढ़ जाएगा। तो अपन को ये जो बैलेंस लेना है ना, ये जो बैलेंस लेना है, तो बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट हैज टू बी रिकैलकुलेटेड बाय एडिंग द बुक प्रॉफिट। ये जो बुक प्रॉफिट है उसको मैं क्या करूंगा, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दूंगा। इतनी आपको कहानी लॉजिकली समझ में आ गई। बुक प्रॉफिट अपन ने कैसे निकाला, बुक प्रॉफिट निकाल लिया, फिर बुक प्रॉफिट को अपन ऐड कर लेंगे, जो पार्टनर का बैलेंस आएगा ना वो क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माना जाएगा। सरकार ने एक और चीज़ कही कि जो अपन बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट निकाल रहे हैं ना, तो बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आफ्टर एक आप क्या करोगे, रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट को क्या करोगे, सबको इग्नोर कर दोगे, मतलब रिवोल्यूशन आपको नहीं लगाना। तो बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एनी एसेट, या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर एनी अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट। मतलब रिवोल्यूशन करके आप अपने कैपिटल अकाउंट को बढ़ा नहीं सकते। सरकार ने कहा रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट को सारे को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो अगर आपने बुक्स में कोई रिवोल्यूशन कर रखा है उसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ समझना, अगर बुक्स में ऑलरेडी सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ रही है, बुक्स में ऑलरेडी सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ रही है, तो गुडविल को सेटअप करने का तरीका क्या होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अपन उसको रिड्यूस करते हैं। तो अगर बुक्स में ऑलरेडी क्या आ रही है, बुक्स में ऑलरेडी गुडविल आ रही है, तो आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस अकाउंट है उसमें सबसे पहले तो अपन को बुक प्रॉफिट ऐड करने हैं, और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ रही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ रही है तो उसको अपन लेस कर देंगे। तो आपने 11-12 में पढ़ रखा होगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अगर अपन को राइट ऑफ करना होता है या फिर हटाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बैलेंस को पीएसआई में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस अकाउंट कम कर देंगे। अच्छा, अब कैपिटल गेन निकल गया, आपका कैपिटल गेन निकल गया, कैसे निकाला आपने, मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव बाय द पार्टनर माइनस करा मैंने उसका बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट में दो चीजें मैंने ऐड करी थी, क्या, बुक प्रॉफिट अलग से ऐड करा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो बैलेंस इन द पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अपने दो चीजें ऐड करी, क्या क्या, एक तो जो बुक प्रॉफिट हुआ एसेट को ट्रांसफर करने में, बुक प्रॉफिट का मतलब है तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसमें इनकम टैक्स का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। एंड नंबर 2, अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में आ रही है तो उसका जो है बेसिकली शेयर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से रिड्यूस करा जाएगा। तो आपको जो बेसिकली रिवाइज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। इसको क्या करोगे, इसको बेसिकली जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लोगे और आपको जो है कैपिटल गेन्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, कैपिटल गेन्स निकाल दिया। अब जो है फर्म बोलती है, फर्म क्या बोलती है, त्राहीमाम त्राहीमाम त्राहीमाम, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे 9B में हम आप हमसे टैक्स ले रहे हो, फिर 45(4) में आप हमसे वापस टैक्स ले रहे हो,
तारीख पे तारीख, टैक्स पे टैक्स, गोलियां चला देंगे हम, गोलियां चला देंगे हम। आप हमें रिलैक्सेशन दो, ये क्या कर रहे हो, दो दो बार टैक्स ले रहे हो। हम एक टैक्स से परेशान है, हम एक टैक्स से परेशान है, आप दूसरी बार टैक्स ले रहे हो। तो आपको पता है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे 9B में आपको टैक्स पे करना है, किसको, स्पेसिफाइड एंटिटी को। उसके बाद 45(4) में स्पेसिफाइड एंटिटी को वापस टैक्स पे करना है। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रुको रुको जरा, सब्र रखो। सरकार ने ये कहा कि ये जो आपका कैपिटल गेन निकल के आया ना, ये जो आपका कैपिटल गेन निकल के आया, इसको आप पे कर दो, ठीक है। अब क्या करा जाएगा, ये जो आपका कैपिटल गेन निकल के आया, इसको हम क्या करेंगे, देखो कैपिटल गेन कैलकुलेटेड अबो, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ऑल द रिमेनिंग एसेट्स इंक्लूडिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन प्रपोर्शन टू द इंक्रीज इन देयर वैल्यू, इंक्रीज इन देयर वैल्यू। इसका मतलब ये है, सरकार ने कहा कि भाई जो भी आपके रिमेनिंग एसेट्स हैं, जो भी आपके रिमेनिंग एसेट्स हैं, उसमें क्या करा जाएगा, ये कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फ्यूचर में जब आप ये रिमेनिंग एसेट्स को बेचोगे तो उसकी सेल कंसिडरेशन में से आपको क्या करना है, कैपिटल गेन इतना अमाउंट लेस कर देना है। क्या मतलब समझा आपने, मैंने आपको ये बताया कि जो अपने 45(4) में कैपिटल गेन्स निकाला, सरकार ये कहती है कि इसको हम रिमेनिंग एसेट्स में क्या कर देते हैं, अलोकेट कर देते हैं। रिमेनिंग एसेट्स में अलोकेट कर देंगे। जब फ्यूचर में आप इन रिमेनिंग एसेट्स को बेचोगे ना, तो आपकी जो सेल कंसिडरेशन होगी ना, उसमें से हम जितना आपका कैपिटल गेन अलोकेटेड है उसको लेस कर देंगे। तो मतलब आपको फ्यूचर में इतने पे, इतने कम अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉजिकली आपको समझ में आ रही है ना। सरकार ने कहा कि हम आपसे दो दो बार टैक्स नहीं ले रहे। 45(4) में जब आपका कैपिटल गेन्स है उसको जो है रिमेनिंग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फ्यूचर में जब ये रिमेनिंग एसेट्स बिकेंगे तो उनकी सेल कंसिडरेशन में से आप क्या करना है, इतने से अमाउंट को लेस कर देना, इतने अमाउंट को लेस कर देना। इसका मतलब ये है कि आपको इतने अमाउंट पे कम टैक्स पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। अब सवाल आता है, अब सवाल ये आता है कि रिमेनिंग एसेट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। तो सरकार ने कहा कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड अबव विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग एसेट्स इन प्रपोर्शन टू इंक्रीज इन देयर वैल्यू। मतलब हम ये देखेंगे कि जिस दिन अपन क्या करें, ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस दिन अपन क्या करें, बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, उस दिन रिमेनिंग एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जितने अमाउंट से उनकी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, जो जितने अमाउंट से उनकी वैल्यू बढ़ी है, उस प्रपोर्शन में क्या करा जाएगा, बेसिकली 45(4) का कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, कैप गेन्स कैलकुलेटेड अबव। अब एक बात तो अपने को समझ में आती है कि भाई 45(4) का अपन ने क्या करा, कैप गेन्स निकाल दिया, मुझे पे तो अभी करना है ना, पे तो अभी करना है। तो सरकार ने कहा आपको पे तो अभी करना है, तो सरकार एक चीज कहती है कि जो आपने कैपिटल गेन्स एलोकेट करा है अदर एसेट्स में, जो कैपिटल गेन्स आपने एलोकेट करा है अदर एसेट्स में, अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट है, अगर लॉन्ग टर्म एसेट है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो कैपिटल गेन 45(4) का निकल के आया वो भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो देन द कैपिटल गेन्स एज पर 45(4) एलोकेटेड विल आल्सो बी लॉन्ग टर्म। मतलब करंट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हुए टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जो कैप गेन्स आपने एलोकेट करा रिमेनिंग एसेट्स पे, अगर वो रिमेनिंग एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो उस दिन पे क्या होगा, उस दिन पे बेसिकली जो आपका 45(4) का कैप गेन्स आ रहा है वो प्रोपोर्शनल कैप गेन्स जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अच्छा बिल्कुल, इसको एग्जांपल समझेंगे, तसल्ली रखना। आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आईसीआई ने बहुत अच्छे अच्छे 3 एग्जांपल दे रखे हैं, अपन वो तीनों एग्जांपल देखेंगे, उसमें सारी एक एक चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल गेन्स अपने एलोकेट करें, अगर वो रिमेनिंग एसेट जो लॉन्ग टर्म एसेट है ऑन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो हमने कैपिटल गेन्स 45(4) में निकाला है प्रपोर्शन, वो भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर कैपिटल गेन्स एलोकेट अबव टू एसेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट है ऑन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो 45(4) का कैपिटल गेन्स एलोकेटेड प्रोपोर्शनली एलोकेटेड कैपिटल एसेट है वो क्या मान लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म मान लिया जाएगा। मतलब करंट में आपको 45 में टैक्स तो पे करना है ना, तो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग टैक्स पे करोगे, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। अच्छा, सरकार ये कहती है कि अगर आपने जो कैपिटल गेन अलोकेट करा है 45(4) में, और वो रिमेनिंग एसेट्स क्या है, रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिशिएबल एसेट है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो क्या होगा, तो बेसिकली जो आपका कैपिटल गेन अलोकेट करा है वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। और सरकार ने एक और चीज़ कही जो मैंने आपको बताया था कि हम आपसे दो दो बार टैक्स नहीं ले रहे। फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में जब आप ये रिमेनिंग एसेट्स को बेचोगे तो अलोकेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल हम जो है आपकी सेल कंसिडरेशन में से क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो लॉजिकली आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। 9 भी अपन ने देख लिया, 45(4) देख लिया। अब अपन इसको कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन बैंक दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में मैंने अलग से जो है एक चैप्टर बना के इसके 3 एग्जांपल, ऐसे ने बहुत अच्छे अच्छे 3 एग्जांपल दे रखे हैं, वो मैंने इधर डाल दिए हैं। अब तीनों एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, देखो देर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म एबीसी। तो मैंने दिखाया कि भाई देखो अपने पास क्या है, 3 पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर हो गए। आगे देखो क्या दे रखा है, हर का जो है हर पार्टनर का फर्म में कितना शेयर है, 1/3 शेयर है। अच्छा, ईच पार्टनर हैव अ कैपिटल बैलेंस ऑफ 10 लाख इन द फर्म, तो हर पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है देखो कितना दे रखा है, 10 लाख दे रखा है। ठीक है, आगे देखो दे रखा है मुझे कि भाई अपने पास जो है फर्म के पास 3 लैंड है, एस टी यू 3 लैंड है, और इसके अलावा कोई भी अदर कैपिटल एसेट नहीं है। मुझे बता रखा है भाई तीनों जो लैंड है उसकी बुक वैल्यू 10 लाख है। तो देखो ये जो मेरे पास 3 लैंड है ना, ये हो गया एस, ये हो गया टी और ये यू, इन तीनों लैंड की बुक वैल्यू कितनी है, 10-10 लाख है। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या दे रखा है कि जो मैंने तीनों लैंड एक्वायर करे थे ना, वो 2 साल पहले एक्वायर करे थे। तीनों लैंड मैंने 2 साल पहले एक्वायर करे थे, मतलब ये तीनों लैंड क्या है, लॉन्ग टर्म है। पार्टनर ए विशेष टू एग्जिस्ट, पार्टनर ए जो है छोड़ के जाना चाहता है, मतलब क्या हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। मुझे ये कह रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एस टी यू कितना है, 70-70-50, मतलब जो मेरे पास 3 लैंड है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 70-70-50। आगे बढ़े, आगे देखो क्या दे रखा है,
ऑन द एग्जिट ऑफ पार्टनर, पार्टनर जब छोड़ के गया तो हमने क्या करा, हमने उसको 11 लाख रुपए मनी दिए और लैंड यू दे दिया। तो उधर लिख लेते हैं अपन कि जो पार्टनर छोड़ के गया, पार्टनर जो है छोड़ के गया, उसको क्या मिला, उसको बेसिकली, अच्छा इधर ऐसे लिख लेते हैं कि पार्टनर को, पार्टनर ए को क्या मिला, 11 लाख रुपए मनी मिले प्लस लैंड यू मिला। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है। ऑन द एग्जिट ऑफ पार्टनर उसको क्या मिला, 11 लाख रुपए मिले और क्या मिला, लैंड यू मिला। अब सेक्शन 9 भी क्या कहता है, सेक्शन 9 भी मुझे ये बताता है कि भाई अगर रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे अगर आप पार्टनर को क्या करो, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अपन ने क्या करा है, लैंड यू डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, अपन ने क्या करा, लैंड यू डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब 9 भी लग जाएगा। 9 भी क्या कहता है, क्या कैबियंस निकालो, कैसे निकालते हैं कैबियंस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड यू है 50 लाख, माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन में बता रखा है कि जो लैंड यू है ना, जो लैंड यू है उसकी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन आप जो है 15 लाख मानो, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या मानो, 15 लाख मानो। तो अपन क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन 15 लाख मानेंगे क्योंकि अपने को क्वेश्चन क्या रखा है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मानी 15 लाख। आपका कैबियंस कितना निकल के आया, आपका कैबियंस निकल के आया 9B के अंदर, 9B के अंदर आपका कैबियंस निकल के आया 35 लाख का। इतनी कहानी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अच्छा, सरकार ये कहती है कि अज्यूम करते हैं कि ये जो कैबियंस निकल के आया आपका 9 लाख का, इस पर आपका टैक्स बनता है 7 लाख का, इस पर टैक्स इतना बना 7 लाख का बना। अब देखो कहाँ दे रखा है, ये रहा कि भाई एज पर 9B ये माना जाएगा कि भाई फर्म ने क्या करा है, फर्म ने जो है बेसिकली लैंड यू ट्रांसफर करा है अपने पार्टनर ए को एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50 लाख, एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50 लाख। हमने अज्यूम करा कि भाई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 15 लाख है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ 35 लाख का। हम अज्यूम करते हैं कि आपका टैक्स कितना है, 7 लाख है। आई थिंक इधर तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इधर तक अपनी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन 9 भी अपना पूरा हो गया। अब क्या आएगा, अब बेसिकली सेक्शन 45(5) आएगा, सॉरी 45(4) आएगा, सेक्शन 45(4) आएगा। 45(4) मुझे क्या कहता है, 45(4) मुझे ये बताता है कि भाई आपको जो है ये जो स्पेसिफाइड एंटिटी है इसको 45(4) के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, इसको 45(4) के अंदर भी टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कैसे निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सरकार ने कहा सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, जितना पैसा उसको मिला है, प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी लैंड यू कितने ही है, 50 लाख है, तो सेल कंसेशन कितनी हो जाएगी, 11 + 50, 11 + 50 कितनी हो गई, 61 लाख। यदि बात समझ में आ गई तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि सेल कंसेशन हो गई आपकी 61 लाख की, सेल कंसेशन 61 लाख की होगी, 11 + 50। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है, इधर अपन लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट कितना है, देखो इधर अपन लिख लेते हैं कि ये जो पार्टनर ए है, पार्टनर का ए का डब्बा बना देते हैं अपन। तो पार्टनर ए का आपको बैलेंस दिख रहा होगा 10 लाख का, लेकिन अपने दो चीज़ पढ़ रखी है, इसमें अपन क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपकी बुक्स में लैंड आ रही थी यू 10 लाख की, आपने इस 10 लाख की लैंड को जो है बेचा है कितने पे, 10 लाख की लैंड को बेचा है 50 लाख पे, 40 लाख का बुक प्रॉफिट हुआ, बुक्स में 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, इस 40 लाख के प्रॉफिट में से आपने 7 लाख का टैक्स भी तो पे करा है सरकार को, 40 लाख के प्रॉफिट पे, 40 लाख के प्रॉफिट पे 7 लाख का टैक्स पे करा है सरकार को। तो आपको अल्टीमेटली बुक में प्रॉफिट कितना हुआ, आपका जो है सेल अमाउंट है कितना 50 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बुक्स में कितनी आ रही थी 10 आ रही थी, आपने 7 रुपये सरकार को टैक्स पे करा, तो नेट पैसा आपको जेब में कितना मिला, नेट पैसा आपको जेब में 33 लाख मिला। तो 33 लाख आपका क्या है, प्रॉफिट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। इस 33 लाख के प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, इस 33 लाख के प्रॉफिट को तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन पीएसआर। कितना शेयर है तीनों का, 1/3 है, मतलब 11-11 लाख रुपए जो है तीनों में बढ़ जाएंगे, 11 लाख इसको मिल गए, 11 लाख इसको मिल गए और 11 लाख इसको मिल जाएंगे। यदि बात आपको समझ में आ गई तो पार्टनर ए का, पार्टनर ए का रिवाइज बैलेंस कितना हो गया, पार्टनर ए का रिवाइज बैलेंस हो गया 21 लाख का, पार्टनर ए का बेसिकली रिवाइज बैलेंस कितना हो गया 21 लाख हो गया। अब देखो ये जो 21 लाख का बैलेंस है ना, ये जो 21 लाख का बैलेंस है ये आपकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो 45(4) में ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है क्या माना जाता है, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस अपने निकाल लिया कितना है 21 लाख है, तो अपन इसको करेंगे 21 लाख। तो आपको कितना हुआ, आपको जो 45(4) है, 45(4) में कैबियंस कितना निकल के आया, 45(4) में आपको जो कैबियंस निकल के आया वो निकल के आया 40 रुपये। इतनी कहानी आपको जो है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, 40 रुपये निकल के आ गया। अब सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि जो 40 लाख का कैपिटल गेन है इसको हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मुझे बताओ रिमेनिंग एसेट कौन कौन से हैं, रिमेनिंग एसेट है मेरा एक तो लैंड एस और एक लैंड टी, ये तो यू तो मैंने बेच दिया ना, यू तो मैंने जो उसको दे दिया। अच्छा, किस प्रपोर्शन में अपन 40 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सरकार कहती है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू। 10 लाख की वैल्यू कितनी की है, 10 लाख की जो बुक वैल्यू थी 70 लाख की क्या है फेयर मार्केट वैल्यू है, इंक्रीज कितनी हुई 60 लाख से इंक्रीज हुई, लैंड टी भी जो है 60 लाख से इंक्रीज हुई। तो जो 40 लाख अपन ने क्या करा था, 40 लाख का बेसिकली मैंने ये जो 45(4) में कैबियंस निकाला था, इसको मैं क्या करूंगा, इसको जो मेरे ये दो एसेट हैं, ये जो मेरे दो एसेट है मैं लिख लेता हूँ, 45(4) का जो कैबियंस है, ये जो दो एसेट है इसको जो है इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। प्रपोर्शन कितना निकल गया, इक्वल प्रपोर्शन है, तो 20 लाख का जो है कैबियंस इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 20 लाख का कैबियंस बेसिकली मेरा लैंड एस के पास चला जाएगा और 20 लाख का कैबियंस मेरा टी के पास चला जाएगा। अब फ्यूचर में जब मैं क्या करूंगा, लैंड एस और लैंड टी को बेचूंगा, तो फ्यूचर में जो भी इनकी सेल कंसिडरेशन होगी उसमें से जो है ये 20 लाख, ये 20 लाख क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अच्छा, ये जो 20-20 लाख रुपए मुझे करंट ईयर में पे करने हैं, तो ये 20 लाख क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म माना जाएगा, क्योंकि जो मेरा लैंड एस है ऑन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल पुराना है, मतलब लॉन्ग टर्म है। इसी तरह से मुझे इस 20 लाख पे टैक्स पे करना है, 20 लाख पे टैक्स पे करना है, इसको क्या मानूंगा, इसको भी जो है लॉन्ग टर्म मानूंगा, क्योंकि ये अलोकेट करा गया है टू लैंड टी, और लैंड टी भी क्या है ऑन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। पूरी कहानी होगी, बस इतना सा है। अब देखो अब पढ़ लेते हैं इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। नेट बुक प्रॉफिट अपने निकाला 33 लाख का, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे पार्टनर्स को, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया 21 लाख।
अच्छा 21 लाख का कैपिटल 21 लाख का कैपिटल अकाउंट हो गया, आपने कैपिटल गेन्स निकाला कितने का, कैपिटल गेन्स आपने निकाला 40 लाख का, देखो ये रहा 40 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज अंडर 45(4), अपने 40 लाख का कैपिटल गेन्स निकाला ना, देखो ये रहा 40 लाख का मैंने कैपिटल गेन्स निकाला। इस 40 लाख को कैपिटल गेन्स को क्या करूंगा, 40 लाख के कैपिटल गेन्स को आपने दोनों एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20-20 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो आउट ऑफ 40 लाख 20 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ एस को, 20 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ टी को। अब देखो क्या देखा है, 40 लाख इज चार्ज टू 45(4) एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि जो 45(4) का कैपिटल एसेट है 40 लाख का, कैपिटल गेन है 40 लाख का, उसको जो आपने दो एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करा है वो ऑन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो बेसिकली 45(4) में जो 20-20 लाख का क्या हुआ है आपको कैपिटल गेन्स हुआ है वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अमाउंट ऑफ 40 लाख इज एट्रीब्यूटेबल टू एस एंड टी विच आर बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। एग्जाम्पल 1 आसान था ना, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया अपना, एग्जाम्पल नंबर 1 डन। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ना। देयर आर 3 पार्टनर्स एबीसी इन द फर्म हैविंग 1/3 शेयर। हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वही है 10 लाख है, 3 लैंड थी अपने पास एस टी यू एंड दीज लैंड्स वर एक्वायर्ड बाय द फर्म मोर देन 2 years ago। अच्छा बुक वैल्यू अगेन वही सेम बता रही है, बुक वैल्यू कितनी बता रही है, 10 लाख है। पार्टनर ये जो है विशेष टू एग्जिस्ट, पार्टनर ये छोड़ के जा रहा है। फर्म डिसाइड्स टू सेल द लैंड, अब देखो क्या रखा है, फर्म सेल्स द लैंड यू एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। फर्म ने जो है लैंड पार्टनर को नहीं दी है, फर्म ने क्या करा, लैंड जो है किसको दे दी, बाहर बेच दी, कहीं बाहर बेच दी, पैसा आया फिर जो है पार्टनर को दिया होगा। देखो फर्म ने क्या करा, फर्म ने लैंड बेच दी एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50 लाख। तो लैंड कितनी की थी, लैंड यू की फेयर मार्केट वैल्यू थी 50 लाख, तो फर्म ने क्या करा 50 लाख की लैंड ए को नहीं दी है, बाहर बेची है। लेट अस अज्यूम दैट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख है, तो आपका कैपिटल कितना निकल गया, 15 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 का आपका 35 लाख का कैपिटल निकल के आया। इधर तक कहानी समझाई। सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, सेकंड एग्जांपल में बेसिकली पार्टनर ये छोड़ के जा रहा है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन फर्म जो है, फर्म क्या कर रही है, फर्म बेसिकली जो लैंड है वो पार्टनर को देने के बजाय बाहर बेच रही है, फिर जो पैसा आएगा वो पार्टनर को देगी। अब देखो क्या दे रखा है, हियर द अमाउंट ऑफ 35 लाख इज चार्ज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लेट अस अज्यूम दैट द टैक्स जो है इस 35 लाख पे आपका टैक्स बनता है 7 लाख का। तो इसमें क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ 35 लाख, अमाउंट ऑफ 35 लाख इज चार्ज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लेट अस अज्यूम दैट द टैक्स इज 7 लाख, अज्यूम दैट नो सरचार्ज और सेस। आगे देखो क्या दे रखा है, दिस नेट बुक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 33 लाख। नेट टैक्स कैसे निकाला आपने, 33 लाख का बुक प्रॉफिट कैसे निकाला, वही चीज देखो ये रहा। आपने बुक्स में इसको दिखाया 50 लाख के बेचा है, 10 लाख इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, 7 लाख आपने टैक्स पे कराया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 33 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इस 33 लाख के प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, तीनों पार्टनर में एलोकेट करूंगा, तो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कितना हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल बैलेंस हो जाएगा 21 लाख का। 10 लाख का था प्लस 11 लाख का जो बुक प्रॉफिट है वो हमने ऐड करा, तो 21 लाख का क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। सॉरी 21 लाख का पार्टनर का कैपिटल बैलेंस हो गया, नॉट कैपिटल गेन, पार्टनर का कैपिटल बैलेंस हो गया। तो पार्टनर ए का कैपिटल बैलेंस हो गया कितने का, 21 लाख का। अब अपन एक चीज पढ़ रखी है ना, आपने क्या पढ़ रखा है, आपने जो 9B के अंदर एक चीज पढ़ रखी है कि 9B कब लगता है, जब स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन को एसेट ट्रांसफर कर रही है। अपने केस में क्या हो रहा है, स्पेसिफाइड एंटिटी ने स्पेसिफाइड पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफर नहीं करा है, उसने क्या करा, बाहर कोई एसेट बेचा, पैसा आया फिर पैसा ट्रांसफर करा, तो 9B नहीं लगेगा। अब देखो क्या देखा है, पार्टनर ए डिसाइड्स टू एग्जिट द फर्म, फर्म ने क्या करा, रिवैल्यू करा एस एंड टी को बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू वही है 70 लाख ईच। अब देखो क्या दे रखा है, ऑन द एग्जिट ऑफ पार्टनर, पार्टनर जब छोड़ के गया, फर्म ने क्या दिया, फर्म ने उसको 61 लाख रुपए दिए। पार्टनर जब छोड़ के गया तो फर्म ने क्या करा, उसको 61 लाख रुपए दिए टू सेटल इस कैपिटल बैलेंस। अच्छा मुझे बताओ उसका कैपिटल बैलेंस कितने का था, 21 लाख का था, उसका कैपिटल बैलेंस था 21 लाख का। अच्छा फर्म ने 61 लाख, फर्म ने क्या करा 61 लाख रुपए दिए हैं, तो 21 लाख के बदले में 61 लाख रुपए दिए हैं, तो कैपिटल कितना हो गया पार्टनर के हाथ में, पार्टनर के हाथ में कैपिटल हो गया 40 लाख का। 40 लाख का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। दिस विल बी इन एडिशन टू 35 लाख ऑलरेडी चार्ज टू कैपिटल, जो अपने ऊपर लैंड बेचा था, जो लैंड बेचा उस पर तो कैपिटल लगाई, ठीक है, जो अपने लैंड बेचा था बाहर बेचा था उस पर तो कैपिटल लगाई। अब क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में बेसिकली 45(4) लग रहा है, अपने देखा था ना कि भाई डिकंस्टिट्यूशन के इसमें 9 भी लगता है 45(4) लगता है, लेकिन 9 भी कम नहीं लगता जब बेसिकली स्पेसिफाइड एंटिटी मनी ट्रांसफर कर रही है, तो 9 भी तो लगा नहीं, 45(4) लग जाएगा। 45(4) के अकॉर्डिंग अपने क्या करा, 40 लाख का टैक्स निकाला। 40 लाख का बेसिकली मैंने क्या करा, 40 लाख का जो है 40 लाख का मैंने जो है कैपिटल निकाला। अब इसको क्या करूंगा, रिमेनिंग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसको अपन क्या करेंगे, रिमेनिंग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो क्या दे रखा है, 40 लाख इज एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, वही 20-20 लाख हो जाएगा। इन दिस केस एज पर द रिवैल्यूएशन देयर आर ओनली 2 रिमेनिंग एसेट्स एस एंड टी, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस वैल्यू कितने से बड़ी है, 60 लाख से बड़ी है, तो क्या होगा 20-20 लाख अलोकेट कर दिया जाएगा। व्हेन ईदर ऑफ दीस एसेट्स गेट सोल्ड, मतलब फ्यूचर में जब इन एसेट्स को बेचोगे तो क्या करोगे, फ्यूचर में जब इन एसेट्स को बेचोगे तो उसकी सेल कंसिडरेशन में से क्या करोगे, इतना अमाउंट लेस कर दोगे। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो आपने ये देखा कि जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में क्या लग रहा है, 9B के साथ साथ 45(4) भी लग रहा है। एग्जाम्पल 2 में 9B नहीं लग रहा, 45(4) लग रहा है, ठीक है ना। 9B क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अपने पैसा ट्रांसफर करा है, ऐसे ट्रांसफर नहीं करें।
अब देखो क्या दे रखा है, जो 20-20 लाख अपन ने अलोकेट करे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माने जाएंगे, क्योंकि जिन एसेट्स में मैंने उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलोकेट करा है 45 4 के कैपिटल गेन को अलोकेट करा है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो 2 लैंड बचे हुए हैं वो क्या है, लॉन्ग टर्म है। इसका मतलब ये है कि जो 20-20 लाख का 45 4 में कैपिटल निकला है ये लॉन्ग टर्म है, एंड अकॉर्डिंगली मुझे करंट में इसको लॉन्ग टर्म मानते हुए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक अपने को ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका अपन। देखो लास्ट एग्जांपल नंबर 3 क्या दे रखा है। लास्ट एग्जांपल नंबर 3 भी सेम टू सेम है, बस थोड़े से इन लोगों ने अलग एडजस्टमेंट कर रखे हैं। आ जाओ, वही चीज़ है, देखो क्या दे रखा है, 3 पार्टनर है, देयर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म। तो अपन इधर एक बार को ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मैं एक बार को मिटा देता हूँ। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। अपने पास 3 पार्टनर है, ABC, तीनों का जो 1/3 शेयर है पार्टनरशिप में, तीनों का शेयर क्या है, 1/3 है। अच्छा, हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना है, हर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 16 का। तो इधर लिख लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे अपन, ABC, 3 पार्टनर है ABC, कैपिटल बैलेंस कितना है, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट कितना है, 16, 100 लाख एंड 100 लाख। आगे बढ़ते हैं, मुझे बता रखा है देयर इज अ पीस ऑफ लैंड एस और बुक वैल्यू 30 लाख। इन लोगों ने कहा कि भाई आपके पास एक क्या है, आपके पास बेसिकली एक लैंड है एस जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है 30 लाख। आगे बढ़ते हैं, मुझे बता रखा है कि देयर इज अ पेटेंट टी ऑफ WDV 45 लाख। एक पेटेंट है एक पेटेंट है टी जिसकी WDV कितनी है, 45 लाख। देखो एक अपने पास पेटेंट है, इसकी WDV है 45 लाख। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि एंड देयर इज अ कैश ऑफ 225 लाख। आ जाओ इधर, आपके पास क्या है, कैश है 225 लाख का, 225 लाख का आपके पास क्या हो गया, कैश हो गया। आगे देखो क्या दे रखा है, द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय द फर्म मोर देन 2 ईयर्स अगो। जो लैंड है वो तो क्या है, 2 ईयर्स अगो है, मतलब लॉन्ग टर्म हो गई। पेटेंट क्या है मेरा, पेटेंट मेरा WDV दे रखी है, इसका मतलब क्या है, पेटेंट डेप्रिशिएबल एसेट है, और डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो पेटेंट वॉज एक्वायर्ड डेवलपमेंट रजिस्टर 1 ईयर बैक। आगे देखो क्या दे रखा है, पार्टनर ए छोड़ के जाना चाहता है, पार्टनर ए विशेष टू एग्जिस्ट। तो हमने क्या करा, रिवैल्यू करा लैंड को एंड पेटेंट को बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एंड वैल्यू कितनी निकल के आई, लैंड एस की वैल्यू निकल के आई 45 लाख और पेटेंट टी की निकल के आई 60 लाख। आ जाओ, तो 45 लाख इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हुई और इसकी वैल्यू कितनी हुई, 60 लाख। तो ये हो गई फेयर मार्केट वैल्यू। इजी है ना? आगे बढ़े, एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट देयर इज आल्सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ 30 लाख। तो बेसिकली वैल्यूएशन रिपोर्ट में अपने को ये पता चला कि एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी है, कितने की, 30 लाख की। तो अपन इधर लिखा कि भाई आपके पास एक गुडविल निकल के आई, एक गुडविल निकल के आई सेल्फ जनरेटेड कितनी है, गुडविल लोगों ने बताई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बेसिकली मेरी 30 लाख की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 30 लाख है, बुक वैल्यू तो कुछ नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 30 लाख की। आगे देखो क्या दे रखा है, ऑन द एग्जिट ऑफ पार्टनर ए जब एग्जिट करा, द फर्म डिसाइड्स टू गिव 75 लाख इन मनी एंड लैंड एस। अब आ जाओ इधर, पार्टनर ए जब छोड़ के गया, तो हमने क्या दिया उसको, 75 लाख रुपए तो कैश दिए प्लस लैंड एस दिया। अब मुझे बताओ, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे स्पेसिफाइड एंटिटी स्पेसिफाइड पर्सन को एसेट ट्रांसफर करिए, 9 भी लगेगा ना? आ जाओ 9 भी लगा देते हैं अपन, सेक्शन 9 भी लगाएंगे अपन। सेल कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी जो लैंड आपने दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। बोले तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन हो जाएगी 45 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन निकालते हैं। देखो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 9B, ये माना जाएगा कि भाई फर्म ने क्या करा है, फर्म ने जो है लैंड एस ट्रांसफर करा है 45 लाख पे पार्टनर को। अब देखो आगे क्या दे रखा है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस डीमिंग प्रोविजन फर्म आर ने क्या करा है, ट्रांसफर करा है लैंड एस टू पार्टनर ए। हाउएवर क्योंकि सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देयर विल बी नॉट कैपिटल गेन्स। अच्छा, मुझे एक चीज बता रखी है इन लोगों ने कि भाई अज्यूम करो कि इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 45 लाख है। क्या बोला, अज्यूम करो कि भाई इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 45 लाख है। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी, इधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी वो कितनी है, 45 लाख है। तो मेरा जो कैपिटल गेन्स निकल के आया 9B के अंदर कितना हो गया, 0 हो गया। मेरी सेल कंसिडरेशन कितने के बराबर है, 45 लाख के बराबर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन लोगों ने कहा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगों ने कहा कितनी मानो आप, 45 लाख मानो। देखो ये रहा, लेट अस अज्यूम द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 45 लाख है, ठीक है ना? तो 9B के अंदर आपको एक चीज पता चल गई कि भाई 9B में आपका कैपिटल गेन्स निकला 0। इजी, 9B के अंदर आपका कैपिटल गेन्स निकला 0 का। आगे बढ़े, आगे देखो क्या दे रखा है, 9B तो अपन निकल गया। अब क्या निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे अपन 45/4। 45/4 में कैपिटल गेन्स कैसे निकलेंगे कि भाई सामने वाले को 75 लाख रुपए मिले, एसेट जो मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस में क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करूंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या होगा, ये होता है पार्टनर का बैलेंस। पार्टनर का बैलेंस मुझे दे रखा है क्या, पार्टनर का बैलेंस दे रखा है 100 रुपये, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो है बुक प्रॉफिट ऐड करूंगा।
बुक प्रॉफिट निकालते हैं, आ जाओ। आपने क्या करा, आपने बेसिकली लैंड एस जो है, लैंड एस जो है वो 30 रुपए की थी, आपने 45 में बेची, तो बुक में आपका प्रॉफिट कितना होगा, बुक में आपका प्रॉफिट होगा 15 लाख का। तो बुक प्रॉफिट कितना होगा, बुक प्रॉफिट होगा आपका 15 लाख का। आपने क्या 9 बी के अंदर कोई टैक्स पे करा, 9 बी के अंदर टैक्स जीरो है, तो आपका बुक प्रॉफिट कितना हो गया, 15 हो गया। इस 15 के प्रॉफिट को तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा 5-5 रुपए में, तो ये 5-5 रुपए मैंने क्या करा, तीनों में डिवाइड कर दिए, तो ये कितना हो गया, 100 + 5 105। तो 105 मेरा क्या निकल के आ गया, 105 जो है बेसिकली मेरा निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। आपने एक और चीज पढ़ रखी है कि भाई ये जो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट होता है इसको इंडेक्सेशन नहीं करते, नो इंडेक्सेशन, आपको इंडेक्सेशन करना की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होगा, 45 + 75, 75 + 45 कितना हुआ, 75 + 5 हो गया बेसिकली 80 + 40 120। कैपिटल कैपिटल बैलेंस मैंने कितना निकाला, कैपिटल बैलेंस निकाला 105 का, तो क्या हुआ, तो ये मैंने लेस करा 105, मेरा जो है क्या निकल के आया, 15 लाख का निकल के आया, 45.4 का कैप गेन्स, ठीक है। तो 45.4 का कैप गेन्स कितना निकल के आ गया, 15 लाख का निकल के आ गया। इधर तो कोई दिक्कत, आ जाओ। देखो जो नेट बुक प्रॉफिट है 15 लाख का, उसको मैंने क्या करा, पार्ट में बांट दिया, उसको मैंने जो है पार्ट में बांट दिया, और आपका कैप गेन्स कितना निकल के आया, आपको जो है 15 लाख का कैप गेन्स निकल के आया 45.5 के अंदर, सॉरी 45.4 के अंदर। तो 45.4 के अंदर आपको जो है 15 लाख का कैप गेन्स निकल के आया। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन रिमेनिंग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मुझे बताओ, ये वाला एसेट तो खत्म हो गया, बचे कौन कौन से एसेट, पेटेंट बचा, गुडविल बचा, बचे कौन कौन से एसेट, पेटेंट बचा, गुडविल बचा। कैश कोई मेरा एसेट है क्या, कैश को फ्यूचर में बेचूंगा तो कैप गेन्स होगा क्या, बुड़बक लोग मत बोलना कि भाई कैश तो कैप गेन्स हो जाएगा। अब देखो सुनो, पेटेंट की वैल्यू कितनी थी, पेटेंट की वैल्यू थी 45 लाख, कितनी बढ़ गई, 60 हो गई, मतलब 15 से बढ़ी। अच्छा मेरा गुडविल, गुडविल की वैल्यू कितने से बढ़ी है, 30 से बढ़ी है, गुडविल की वैल्यू बढ़ी है मेरी 30 से बढ़ी है। तो इस रेशियो में मैं क्या करूंगा, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में जो 15 लाख का मेरा क्या हुआ है, जो 15 लाख का कैप गेन्स हुआ है 45.4 के अंदर, उसको जो है मैं क्या करूंगा, इन दोनों एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लैंड एस तो मेरी चली गई थी भाई, कैश मेरा जो है कोई कैपिटल एसेट नहीं है ना, कैश मेरा कोई कैपिटल एसेट नहीं है, फ्यूचर में बेचूंगा तो कैप गेन्स थोड़ी होंगे। तो पेटेंट और गुडविल में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब देखो आ जाओ, 15 लाख को अपन क्या करेंगे, 15 लाख को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 15 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, किस रेशियो में करेंगे, 1:2 के रेशियो में करेंगे। तो 15/3 कितना होता है, 15/3 होता है 15/3 5, 5 × 1 कितना हो गया 5। मतलब बेसिकली ये जो 15 लाख का क्या निकला था आपका कैप गेन्स निकला था, उसको अपन एलोकेट करेंगे, पेटेंट में कितना 5 और गुडविल में कितना 10। समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अपने क्या करा, 5 लाख के कैप गेन्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट करा, 5 लाख के कैप गेन्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, देखो ये रहा 5 लाख का कैप गेन्स एट्रीब्यूटेड टू पेटेंट ए, ठीक है। एंड आखिर में देखो क्या दे रखा है, 10 लाख का जो कैप गेन्स है वो मैंने क्या करा, गुडविल में एलोकेट करा। 10 लाख वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स सेल कंसेशन, अच्छा ये तो रिड्यूस है, आगे होगा इधर 1/3 ऑफ 15 लाख वुड बी एट्रीब्यूटेड टू पेटेंट टी, वाइल 2/3 मतलब 10 लाख। तो देखो ये रहा 5 लाख अपन ने क्या करा, 5 लाख अपन ने गुडविल में एलोकेट करा, और 10 लाख क्या करा मैंने, सॉरी 5 लाख मैंने पेटेंट में एलोकेट करा, और 10 लाख मैंने जो है गुडविल में एलोकेट करा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अपन वही चीज़ करी है ना, देखो ये रही 5 लाख अपन ने पेटेंट में एलोकेट करा और गुडविल में एलोकेट करा कितना 10, और किस बेसिस पे करा, इंक्रीज इन फेयर मार्केट वैल्यू। 45 से कितनी हो गई थी 30, सॉरी 45 से हो गई थी 60, मतलब 15 से बढ़ी। गुडविल कितने से बढ़ी थी 30 से, तो 1:2 में मैंने क्या करा, एलोकेट कर दिया। अब फ्यूचर में क्या होगा, अब फ्यूचर में जब आप क्या करोगे, इन दोनों एसेट्स को बेचोगे, फ्यूचर में जब आप इन दोनों एसेट्स को बेचोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सेल कंसिडरेशन में से इतना इतना अमाउंट लेस करना पड़ेगा, कितना 5 और 10। अच्छा पेटेंट जो होता है, पेटेंट आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, तो मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या करते होंगे, डेप्रिशिएबल एसेट कैसे निकलता है, कैपिटल गेन्स ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल कंसिडरेशन। तो जब पेटेंट आप बेचोगे फ्यूचर में, तो सेल कंसिडरेशन अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूडी से लेस करते हैं ना, तो रिड्यूस सेल कंसिडरेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। तो जितनी भी सेल कंसिडरेशन आप इधर से लेस करते थे उसमें से 5 लाख क्या कर देना, रिड्यूस कर देना। तो अपन एक चीज पढ़ रखी है कि भाई सरकार दो बार आपसे टैक्स नहीं ले रही, सरकार ये कह रही है कि इन रिमेनिंग एसेट्स को जब आप क्या करोगे फ्यूचर में बेचोगे, इन रिमेनिंग एसेट्स को फ्यूचर में बेचोगे, तो सेल कंसिडरेशन जो भी होगा उसमें से आप इतना अमाउंट लेस कर देना, इतने अमाउंट पर आपको जो है कम टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, अपने पूरा समझ लिया, अब इसकी थ्योरी देख लो। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ पेटेंट हैज इंक्रीज बाय 15 लाख, अपने देखा वैल्यू ऑफ पेटेंट 15 लाख से बढ़ी है। एल सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू जो है 30 लाख से बढ़ी है। तो अपन क्या करेंगे, 1/3 ऑफ 15 लाख मतलब 5 लाख वुड बी अलोकेटेड टू पेटेंट, एंड 2/3 ऑफ 15 लाख मतलब 10 लाख अपन क्या करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे अलोकेट कर देंगे। अच्छा देखो क्या देखा, 5 लाख जो अपन ने पेटेंट में अलोकेट करा है, 5 लाख अपन ने जो पेटेंट में अलोकेट करा है, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब फ्यूचर में ये एसेट बिकेगा तो सेल कंसिडरेशन में से अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब पेटेंट क्या है मेरा, पेटेंट मेरा डेप्रिशिएबल एसेट है, तो 5 लाख डब्ल्यूडी में ऐड मत कर देना, 5 लाख शैल नॉट बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। भाई 5 लाख आप ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड मत कर देना, डेप्रिसिएशन लेने मत लग जाना। जब पेटेंट को आप फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे, जब पेटेंट को आप फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे तो आप क्या करोगे, सेल कंसिडरेशन में से 5 लाख लेस कर दोगे, और रिड्यूस सेल कंसिडरेशन क्या होगी, ब्लॉक में से लेस होगी। अब देखो क्या देखा है, अमाउंट ऑफ 15 लाख विच इज चार्ज टू टैक्स अंडर 45(4) शैल बी चार्ज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि जो अपन ने अमाउंट अलोकेट करा है, अपन ने जो ये 15 लाख अलोकेट करें, किसको करें, पेटेंट को करें और गुडविल को करें, तो आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर आप क्या करते हो, जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो
जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर वो आपने क्या करें डेप्रिशिएबल एसेट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में अलोकेट करें तो हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो 45(4) में जो करंट ईयर में आपको जो 15 लाख पे टैक्स पे करना है, ये दोनों क्या होगा, ये भी शॉर्ट टर्म है और ये भी शॉर्ट टर्म है। तो मुझे ये दे रखा है कि ये दोनों क्या होगा, बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माने जाएंगे और 45(4) में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म मानते हुए इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ईजी है। तो अपना पूरा क्लियर हो गया, तीनों एग्जांपल समझ में आ गए, 9 भी क्लियर हो गया, 45(4) क्लियर हो गया। आगे देखो क्या देखा है, नोट For the purpose of calculation of depreciation at 32, the WDV of the block of asset intangible of which the patent is a part would remain 45। भाई देखो अपनी जो पेटेंट है, अपना जो पेटेंट है, पेटेंट क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। पेटेंट क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है और पेटेंट की WDV कितनी आ रही है, 45 लाख आ रही है। तो इनकम टैक्स में आप 45 लाख पे क्या लोगे, 45 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहोगे। इनकम टैक्स में 45 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहोगे। फ्यूचर में जब इस पेटेंट को बेचोगे तो जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से 5 लाख लेस हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है कि भाई द WDV वुड रिमेन एट 45 लाख एंड वुड नॉट बी इंक्रीज टू 60 लाख। आप जो है 15 लाख से बड़ा मत देना, रिवैल्यू मत कर देना, इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन नहीं चलता है। आगे देखो क्या दे रखा है, इफ इन द गिवन एग्जांपल सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिप्लेस्ड बाय सेल्फ जनरेटेड एसेट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिप्लेस्ड बाय सेल्फ जनरेटेड एसेट। तीन विजिबल नहीं है, ओके जस्ट अ सेकंड। हाँ अपन लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, देखो लास्ट पैराग्राफ क्या दे रखा है कि भाई अगर गिवन एग्जांपल में क्या होता, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के जगह पे सेल्फ जनरेटेड एसेट होता, मतलब अपने इधर सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखाई ना, अपने इधर दिखाइए गुडविल, अपने इधर दिखाइए गुडविल सेल्फ जनरेटेड, ये रही गुडविल सेल्फ जनरेटेड। इसकी जगह कोई अगर अपन एसेट दिखाते, सेल्फ जनरेटेड एसेट दिखाते, तो ये क्या बोल रहा है, इफ इन द गिवन एग्जांपल गुडविल इज रिप्लेस्ड बाय एसेट व्हिच इज सेल्फ जनरेटेड, इवन देन द डेप्रिसिएशन विल नॉट बी एडमिसिबल ऑन द अमाउंट ऑफ 30 लाख। भाई ऐसा मत कर देना कि भाई बुक्स में जो है आप 30 रुपए की जो है क्या दिखा दो, नई एसेट दिखा दो, इनकम टैक्स में 30 रुपए की नई एसेट दिखा दो। ये सब अपने काम करा है, ये सब अपने काम करा है, किसके लिए करा है, 45(4) के लिए करा है, टैक्स वैक्स पे करने के लिए करा है। तो जो आपके डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, जो आपके डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें अभी भी 45 पे क्या लगता रहेगा, डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अगर गुडविल की जगह कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट होती तो उसकी वैल्यू आप 30 लाख दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में आप जो है क्या करो, इस 30 लाख रुपए को एसेट बना के इस पे फ्यूचर पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने लग जाओ। इन लोगों ने वही मना करा कि भाई अगर गुडविल की जगह एसेट होता तो even then the depreciation will not be admissible on the amount of 30 lakh recognized in valuation. In this regard, it may be highlighted that the above mentioned provisions in the immediate preceding paragraph are also applicable to the self-generated asset, and since there is no actual cost to the SSE in case of self-generated asset, depreciation is not allowable. मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने कोई इसको एक्चुअल में खरीदा नहीं है, आपने जो फेयर वैल्यू से इंक्रीज करा है, तो इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इंक्रीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो एक्चुअल कॉस्ट पे क्या करना पड़ता है, एक्चुअल कॉस्ट पे जो है आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो सिंपल सी बात इन लोगों ने ये बताई है कि भाई अगर गुडविल की जगह कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट होता, गुडविल की जगह कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट होता, तो आपने उसकी इंक्रीज इन वैल्यू 30 लाख रुपए दिखाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 30 लाख रुपए को आप क्या करोगे, ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट मानते हुए इसको डेप्रिशिएबल एसेट मानते हुए इस पर डेप्रिसिएशन लेने लग जाओगे। इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो ही है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो ही है। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि ये अपने जो एडजस्टमेंट करे हैं, ये अपने जो एडजस्टमेंट करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करें, मतलब आपने जो है ये लैंड की वैल्यू 45 लाख दिखाई है, पेटेंट की वैल्यू 60 लाख दिखाई है, गुडविल दिखाया है 30 लाख का, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए कुछ भी आपको जो है नया एसेट हम बनाने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स में सरकार ने कहा, इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने कहा जो पेटेंट की वैल्यू 45 लाख थी 45 लाख ही रहेगी। अच्छा आपने जो गुडविल डेवलप करी है 30 लाख की, अगर गुडविल की जगह कोई दूसरा एसेट होता तो उस एसेट की वैल्यू इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस से जीरो ही रहेगी, उस पर आपको कोई फ्यूचर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी 9B क्या है एंड 45(4) क्या है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमने कैपिटल एसेट क्या करें इधर अलोकेट करें, फ्यूचर में जब आप इन एसेट को बेचोगे तो सेल कंसिडरेशन में क्या करना है, इतना अमाउंट लेस कर देना है, ताकि दो बार टैक्स आपको पे करना ना पड़े। तो सरकार ने कहा 9B में आपने क्या करा, अभी टैक्स पे कर दिया, 45(4) में क्या होगा, 45(4) में बेसिकली जो आपका टैक्स आपने आज पे करा है ना, फ्यूचर में जब एसेट्स को बेचोगे तो सेल कंसिडरेशन में से इतना अमाउंट लेस कर देना, ताकि दो बार टैक्स ना लगे। तो ऑल राइट, आधा घंटा मैंने आपको लगाया, आधे घंटे से ज़्यादा लगाया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में टेस्ट करेगा, क्योंकि ये आज तक टेस्ट नहीं करा है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम में आ जाता है ना, तो लिटरली बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, मतलब लाख में से 100 बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये आता होगा। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी उनमें से एक हो। तो ये अपना सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब बेसिकली पूरा कैपिटल सीधा खत्म हो जाता है, ये कैपिटल का बेसिकली मेरा लास्ट टॉपिक ही था। ऑल राइट गाइस।